मैंने इस तरह को तकरीबन 26 सब्जेक्ट पढ़ाए वहाँ की यूनिवर्सिटी में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, मैथ में, इलेक्ट्रिकल में। पहले दिन क्लास पढ़ाई अरबी में और उसके बाद आई नेवर लुक बैक। वो फिर मैं A to Z सारा जो है ना अरबी में ही पढ़ाता था। तो मैं उन लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपको एडमिशन मिल जाए, आप अप्लाई करके तो अपना दूसरी काम शुरू कर दें, जो भी आपने करना है। जाके अपना अकाउंट वगैरह बना लें, उसके बाद वो आपको एक इंटरफेस देते हैं जिसमें को 15-16 यूनिवर्सिटी हैं गालिबन, तो आप उनमें से किसी में अप्लाई कर सकते हैं। मैं सिर्फ अब दीनी तालीम की तरफ जाना चाहता हूँ, उनके लिए क्या पाथ है? डॉक्टर अहमद कमर, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एवेंजलिस्ट, ट्रेनर एंड मेंटोर, AI कंसल्टेंट, पैशनेट अरेबिक टीचर। थैंक यू सो मच कमिंग टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। मुझे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं मक्का मुकर्रमा में पैदा हुआ था। ठीक है। वालिद साहब मेरे फार्मासिस्ट थे। उन्होंने अमेरिका से MSc की थी फार्मेसी में और उसके बाद वो सऊदी अरब आ गए। मक्का में मैंने एक स्कूल था पाकिस्तानी, वहाँ कुछ अर्सा पढ़ा, फिर वो स्कूल बंद हो गया। उसके बाद फिर मैंने कुरान हिफ्ज़ किया मक्का में। अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 8 साल का था जब मैंने हिफ्ज़ ख़त्म कर लिया, 1 साल और 7 महीने के अरसे में। माशाल्लाह। उसके बाद फिर जो है मैं ताइफ में जो पाकिस्तानी स्कूल है वहाँ पे मैंने क्लास 5 और 6 पढ़ी। फिर हम जद्दा चले गए तो वहाँ पे क्लास 7 और 8 में थोड़ा पढ़ा। फिर मैं पाकिस्तान आ गया। पेरेंट्स मेरे इधर ही थे सऊदी अरब में। वहाँ मैं सेंट्रल मॉडल स्कूल समनाबाद से मैंने 8वीं को वजीफ़े का इम्तहान दिया और फिर उसके बाद मैंने प्रेसिडेंट्स टैलेंट फार्मिंग स्कीम के जो एग्ज़ाम था उसमें मेरी लाहौर बोर्ड में 2nd पोजीशन थी। फिर मैंने कैथीड्रल स्कूल चर्च रोड से मैट्रिक की, फिर गवर्नमेंट कॉलेज से FSC की, फिर गवर्नमेंट कॉलेज से BA किया। उसके बाद फिर मैंने फास्ट जो कि अब न्यूसिस कहलाता है वहाँ से DCS किया, इस्लामाबाद। यानी लाहौर में लाहौर। जी। उसके बाद फिर मैं अमेरिका चला गया। वहाँ से मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में। फिर इस दौरान मुझे वहाँ पे कुछ दीनी तालीम के हवाले से इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो पहले भी मेरा ताल्लुक़ एक दीनदार घराने से था और हमारे ख़ानदान में पिछले 100 साल से लोग दीन का भी इल्म था, दुनिया का भी इल्म था। तो फिर उस इंटरेस्ट की वजह से मैं फिर सऊदी अरब आ गया। तो यहाँ पे मैंने दारुल हदीस अल खैरिया मक्का में एक मदरसा है उसमें दाखिला ले लिया और साथ ही मुझे उम्म अल-कुरा यूनिवर्सिटी में लेक्चर की जॉब मिल गई। तो मैं फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा और साथ में उधर भी पढ़ता रहा। तो वहाँ पर 10 साल का कोर्स था, जैसे पाकिस्तान में दरस निज़ामी होता है शायद 8 साल का, तो यहाँ पे 10 साल का था। तो ये कोर्स फिर 2010 में ख़त्म हुआ। तो इस दौरान मैं उम्म अल-कुरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा। फिर मैंने ये मलेशिया में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी साइंस मलेशिया, तो उसमें मैंने PhD में एडमिशन ले लिया कंप्यूटर साइंस में। तो इस तरह जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था तो फिर उनके पास कुछ फैकल्टी की भी कमी थी, उनके प्रोग्राम्स भी नए थे। तो मैं कोशिश करता था कि कोई भी सब्जेक्ट जो नया हो तो वो मैं पढ़ाऊँ ताकि मेरा जो एक कनेक्शन है वो रहे। क्योंकि टीचिंग में बाज़ औक़ात होता है आप 2-3 सब्जेक्ट होते हैं, आप 10 साल वही 3 सब्जेक्ट पढ़ाते रहते हैं। तो मैं कोशिश करता था कि मुझे नए सब्जेक्ट मिले। तो मैंने इस तरह को तकरीबन 26 सब्जेक्ट पढ़ाए वहाँ की यूनिवर्सिटी में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, मैथ में, इलेक्ट्रिकल में। तो मकसद ये था कि मेरा ज़रा कंप्यूटर साइंस से भी राब्ता रहे क्योंकि दीनी तालीम भी मैं हासिल कर रहा था। तो जब आप पढ़ाते हैं तब आपको बात ज़्यादा समझ में आती है पढ़ने की निस्बत। बिल्कुल। तो फिर ऐसा हुआ कि मेरी वो जो थी 2010 में वो ख़त्म हो गई दारुल हदीस की पढ़ाई और फिर 2012 में फिर मैंने हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ फंडिंग वगैरह आई, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हुए। तो फिर मैंने सोचा कि चले इस जो है रिसर्च प्रोजेक्ट के थ्रू PhD में एडमिशन ले लिए थे। पाकिस्तान में कोशिश की लेकिन पाकिस्तान में रूल रेगुलेशन बड़े सख्त थे, वो यू हैड टू बी प्रेजेंट इन पाकिस्तान। तो फिर मलेशिया में मुझे एडमिशन मिल गया और फिर मैंने तकरीबन साथ जॉब भी चल रही थी, साथ दूसरे काम भी थे। तो करते कराते आखिर फिर जो है तकरीबन 2023 में मैंने PhD मुकम्मल कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस दौरान जॉब जो थी उम्म अल-कुरा यूनिवर्सिटी में वो ख़त्म हो गई। मेरी वाइफ भी पढ़ा रही थी वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में। तो फैमिली को फिर मैंने पाकिस्तान भेज दिया और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया। उसके बाद मैं एक चैरिटी के साथ मुंसलिक हो गया। वो हाई टेक चैरिटी थी, उसका काम दूसरी चैरिटीज़ को जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करना था।
और उसके बाद फिर मैंने एक अमेरिकन कंपनी के साथ भी काम किया डेवऑप्स का रिमोटली। और फिर रिसेंटली फिर मैं रियाद मूव हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट था डेटा वेयर हाउस की डेवलपमेंट का, तो उसमें मैं टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर था। तो वो प्रोजेक्ट जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर अब मैं कुछ कंसल्टेंसी या इस टाइप का काम है उसी कंपनी के साथ। कंटिन्यू किया आपने? जी जी। ठीक है। अच्छा, ये जो उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपने तकरीबन 18 साल सर्विस दी है टीचिंग के अंदर। एज़ अ दीनी लिहाज से आपने सोचा कि यार मैं मक्का के साथ जुड़ा रहूँ, समथिंग लाइक, या? देखिए, वो जब इंसान कोई नियत करता है तो अल्लाह ताला जो है रास्ता खोल देता है। ठीक है। मैं अमेरिका से आया, मेरे वालिद साहब इसके हक़ में नहीं थे कि मैं अमेरिका से आता, क्योंकि वो ख़ुद अमेरिका से आए हुए थे और उन्होंने देख लिया कि भाई अमेरिका से आके क्या मिलता है और अमेरिका में रहने वालों को क्या मिलता है। राइट। बहरहाल प्रोज़ एंड कॉन्स हर चीज़ की होती हैं, अमेरिका में रहने के भी प्रोज़ एंड कॉन्स हैं और ना रहने के भी। तो जब मेरा दाखिला हो गया उधर दारुल हदीस में, क्योंकि मेरा जिन्होंने दाखिला कराया था वो जो थे वो सऊदी अरब की हैयत के बारह उलमा के मेंबर हैं और इस वक्त बादशाह के वो कंसल्टेंट हैं। तो वो मुझे खुद लेके गए थे, हालांकि वो काफ़ी बड़ी उम्र के थे। उस वक्त उनकी उम्र 70 से ऊपर थी, अब तो शायद 90 से भी ऊपर है। ये कोरोना के दिनों में उन्होंने हज का खुतबा दिया था, तो वो मुझे खुद लेके गए साथ और मेरा दाखिला कराया। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि हाँ भाई, तुमने दाखिला तो कर हो गया तुम्हारा, तो तुम अब रोटी किधर से खाओगे। तो मैंने उनको कहा कि जिसने दाखिला कराया वो रोटी का भी बंदोबस्त कर देगा, और वही हुआ। कुछ ही अरसे बाद मुझे उम्म अल-कुरा यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई। हालांकि उन दिनों कोई जॉब्स वगैरह ओपन नहीं थी और कोई प्रोसेस भी नहीं था। मैं जब गया था तो पूरी यूनिवर्सिटी में 3 पाकिस्तानी पढ़ाते थे। ठीक है। तो वो इत्तेफाक से उनका जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट था वहाँ से कंप्यूटर डिपार्टमेंट अलहदा हुआ, तो उनको फौरी तौर पे एक आधे बंदे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझे हायर कर लिया। था वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, लेकिन मैं कंप्यूटर साइंस का था, लेकिन उनके पास बहुत से कंप्यूटर साइंस कोर्स थे, जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह, ये तो कॉमन होते हैं। तो वो कॉमन कोर्सेज मैं पढ़ाता रहा। बाद में मुझे पता लगा कि यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट भी है। तो फिर जब मैं उधर गया तो पता लगा कि उनके पास तो फैकल्टी नहीं थी। उनका मतलब है उनके पास उन्होंने कंप्यूटर ग्राफिक्स का कोर्स पढ़ाना था और वो साल ख़त्म हो गया और उस साल में वो नहीं ऑफ़र कर सके, जबकि प्रोग्राम में शामिल था। तो यानी कि जो बच्चे प्रॉपर जा रहे थे सही, बगैर फेल हुए किसी कोर्स में, उनका भी जो है ना, वो भी नहीं वो कोर्स ले सके, क्योंकि कोर्स ऑफ़र ही नहीं कर सके। और वो प्रोग्राम में मौजूद था। तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि एक कोर्स प्रोग्राम में मौजूद है और आपने ऑफ़र ही नहीं किया। राइट। इसका मतलब है आपका बच्चा जो है वो डिले हो जाएगा ग्रेजुएशन में, जबकि उसका कोई कसूर नहीं। बिल्कुल। तो वो फिर मैंने वहाँ पे फिर जो भी कोर्सेज आते थे वो मैं ले लेता था, और उनकी फैकल्टी बड़ी छोटी थी उस वक्त। तो उसमें फिर मुझे कुछ अच्छे स्टूडेंट मिले। फिर जब मैंने उनसे बातचीत की तो मुझे पता लगा कि इनका तो इनको कुछ ऐसे टीचर मिले थे जो कि बिल्कुल ही इनको गलत चीज़ें पढ़ा के गए थे। तो मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस हुआ कि ये इतने अच्छे स्टूडेंट हैं, इतनी मेहनत करने वाले हैं, तो मतलब है ये कितनी बदनसीबी है कि आपको एक टीचर मिले जो आपको बात ही गलत बताए। राइट। और वो इतने समझदार थे कि उनको पता लग गया कि टीचर ने गलत बात बताई है। वो लड़का जो था वो इस वक़्त उसको, जब वो अमेरिका से पीएचडी करके आया तो गूगल ने उसको सऊदी अरब में अपना पहला रिप्रेजेंटेटिव रखा है, और इस वक़्त उसने स्टार्टअप बनाई है और अभी उसने $4.5 मिलियन की फंडिंग ली है उस माशा। लड़के ने। तो उस लड़के की बात से मेरी ज़हन में आया कि भई मैं जो हूँ ये पढ़ाता हूँ, जो भी कोर्स आता है, कम से कम मैं इन टीचरों से तो बेहतर हूँ जो इनको गलत चीज़ें सिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें फिर ये हुआ कि साथ में ये भी था कि मैं चूँकि इस ज़हन में तो था कि शायद कभी पीएचडी करनी पड़ जाए, तो मैंने कहा कि जी मैं अपनी फ़ील्ड के साथ कनेक्टेड रहूँगा। उसका मुझे फिर फ़ायदा हो गया, वहाँ पे फिर जो भी कोर्स आते थे मैं पढ़ाता था। फिर मैंने कुछ ऐसे भी कोर्स पढ़ाए जो कि मैंने खुद नहीं पढ़े हुए थे, ठीक। तो वो आपका भी मुझे, हाँ, उसका भी मुझे फ़ायदा हो गया। अच्छा, वो आप लेक्चर अरबिक में देते थे या इंग्लिश में? जब मैंने जॉइन की यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा जी आपने इंग्लिश में पढ़ाना है ताकि बच्चों को समझ में आए, ये है वो है, और वो बुक्स भी ज़ाहिर है इंग्लिश में ही होती हैं कंप्यूटर साइंस की। तो मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया तो मैंने देखा कि इम्तिहान में बाज़ अजीब-अजीब सी बातें लिख के हैं। तो मैंने उनसे पूछा, भई ये तुमने लिखा है, ये तुम्हें किसने बताया? उनको जी आपने बताया। मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि ये तो सिर्फ़ ये मसला नहीं है कि इनको समझ में नहीं आ रहा, बल्कि इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि इनको समझ में नहीं आ रहा। तो किनको पढ़ाया क्या? हाँ, अब मैंने सोचा कि इन्होंने तो इंग्लिश सीखनी नहीं है, तो मैं तो यहाँ अरबी सीखने आया हूँ और शरई उलूम पढ़ने आया हूँ, तो फिर ठीक है मैं ही अपनी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो फिर मुझे क्या, मैंने सोचा कि मैं इनको कंप्यूटर साइंस अरबी में पढ़ाता हूँ। ऐसे फिर मुझे ख्याल आया कि यार मैं अरबी में गलतियाँ करूँगा, फिर स्टूडेंट मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। पाकिस्तान में तो बहुत होता है, लेकिन यहाँ सऊदी अरब में इतना नहीं होता, यहाँ पे बड़ी इज़्ज़त, एप्रिशिएट करते हैं बड़े। यहाँ इज़्ज़त एहतराम बहुत है उस्ताद के ना, तो इस तरह की।
और वो अच्छे लड़के थे वैसे भी, वो इत्तेफाक से वो उससे टॉप का बैच था वो। ठीक है। तो मैंने सोचा कि अगर कोई स्टूडेंट मेरा गलती निकालेगा ना, मैं सोचूंगा यार मेरी अरबी कम से कम तुम्हारी अंग्रेजी से बेहतर। तो बहरहाल ये सोच के मैं चला गया। मैंने पहले दिन क्लास पढ़ाई अरबी में, और उसके बाद आई नेवर लुक बैक। वो फिर मैं A to Z सारा जो है ना अरबी में ही पढ़ाता था। बल्कि मेरे कुछ जो पुराने स्टूडेंट थे पहले बैच के, वो बड़े हैरान हुए एक दिन। वो एक स्टूडेंट है मेरा, बहुत टॉप का स्टूडेंट है, तो वो अभी भी लोगों को बताता है, कहते जी मैं इन जा रहा, मुझे आवाज़ आई कोई बंदा प्रोग्रामिंग की बातें अरबी में कर रहा है। मैंने सोचा यार ये कौन बंदा है जो यहाँ पे, क्योंकि उस वक्त नहीं पढ़ाता था, प्रोग्रामिंग फैकल्टी में मौजूद थे। तो जब उसने मुड़ के देखा कि मैं अरबी बोल रहा हूँ तो वो हैरान रह गया कि ये तो टीचर हमें इंग्लिश में पढ़ाता था। तो बहरहाल ये इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, यानी अरबिक लैंग्वेज का। ठीक है। अच्छा, ये दारुल हदीस जहाँ पे आप पढ़ते थे, ये अगर मैं उसको कंपेयर करूँ दरस निज़ामी के साथ, जैसे 8 साल का अगर पाकिस्तान के अंदर होता है, यहाँ पे 10 साल का होता है। अगर कुछ स्टूडेंट वहाँ पे दरसुल निज़ामी को स्किप करके यहाँ पे अगर एडमिशन लेना चाहें, तो वो कैसे ले सकते हैं? असल में पाकिस्तान में तो एक प्रॉपर है दरस निज़ामी का सिस्टम मौजूद है। ठीक है। यहाँ सऊदी अरब में इस तरह का दीनी तालीम का कोई सिस्टम नहीं है। ये जो दारुल हदीस है ना, ये कोई तकरीबन 80-90 साल पुराना एक इदारा है, अभी तक चल रहा है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर भी नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के अंडर है। और यानी कि उस तरह ये इन्होंने कोशिश करके उसको प्रॉपर उसकी जो सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमास, डिग्री जो हैं, उनको उन्होंने वो कर लिया हुआ है, उसकी एक्विवेलेंस कर ली हुई है। और जिन दिनों मैं पढ़ रहा था उन दिनों ये एक्विवेलेंस हुई थी। हालांकि ये इनको 100 साल होने वाले हैं इन इदारों को। ठीक है। तो इस तरह के 2-4 इदारे हैं सऊदी अरब में जो कि पुराने चल रहे हैं। तो इनका मेन स्ट्रीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है इनका। ठीक है, तो अगर एडमिशन वगैरह का कोई सीन नहीं है, अगर मैं नहीं, पाकिस्तान। एडमिशन है, बल्कि एक मेरे दोस्त हैं जद्दा में, उन्होंने अपने बच्चों को, जब उन्होंने मेरा देखा कि मैं वहाँ पढ़ा हूँ, तो उन्होंने अपने बच्चों को दाखिल करने की कोशिश की, का इरादा किया। तो फिर उन्होंने बच्चों को तैयारी करानी थी, तो फिर उन्होंने 1-2 लड़के जो पाकिस्तानी पढ़ रहे थे उनको एंगेज किया। तो वो अभी तक जो है उन्होंने जद्दा में इंतज़ाम किया हुआ है। बच्चे जाते हैं, इवन रियाद से भी बच्चे जाते हैं, वहाँ तैयारी करते हैं, उसके बाद इम्तिहान देते हैं। तो हर साल 10-15 बच्चे जो हैं वहाँ दाखिल हो जाते हैं। तो लेकिन मैं अगर मदीना की बात करूँ, एक लड़का है फ़ाइकुल हसन, उसने कुरान तजवीद, एक अकेडमी है वहाँ से कंप्लीट किया तजवीद। तो ये कुरान तजवीद अकेडमी मदीना के अंदर, आई थिंक सो। तो वहाँ से उसने अपनी पूरी रिलीजियस एजुकेशन की है 8 साल के अंदर। अच्छा। हाँ, ये कोई पाकिस्तानी इदारा होगा मेरा ख़्याल है। एक है अपना पाकिस्तानी इदारा, एक मक्का में एक है मदरसा सौलतिया, जो कि 1881 में ग़ालिबन बना था। ठीक है। तो वो काफ़ी पुराना इदारा है। लेकिन ये अगर आप 8 साल की तालीम की बात करें, तो मैंने इसका नाम तो नहीं सुना इस इदारे का, लेकिन यकीनन कुछ हैं, मैं जानता हूँ पाकिस्तानी लोग जो कुछ एक ऑनलाइन टीचिंग वगैरह का काम करें। असल में प्रॉब्लम सिर्फ़ ये होती है तालीम में, कि आपका जो है ना इंस्टीट्यूट एक्रेडिटेड होना चाहिए। ठीक। उसमें फिर बाज़ इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो किसी एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट के साथ एफिलिएशन कर लेते हैं, और बाज़ जो होते हैं वो फिर ऐसे ही चलते रहते हैं। और अगर मैंने उम्मुल कुरा में एज़ अ कंप्यूटर साइंस अप्लाई करना हो? अभी कुछ सालों से उम्म अल-कुरा में तो काफ़ी अरसे से लोग रिलीजियस एजुकेशन के लिए आ रहे थे, बल्कि लड़के और लड़कियां भी थीं। बेसिकली सऊदी अरब में 4 यूनिवर्सिटियां थी, एक जामिया इस्लामिया मदीना की थी, और एक ये किंग सऊद यूनिवर्सिटी, सॉरी जामियातुल इमाम, और शायद किंग सऊद यूनिवर्सिटी। यानी ये 4-5 यूनिवर्सिटियां थी जहाँ पे पहले स्टूडेंट आते थे। किंग फहद दीन यूनिवर्सिटी होगी जो। दीनी तालीम, किंग फहद यूनिवर्सिटी का एक अपना प्रोग्राम था, वहाँ पे पाकिस्तान से लोगों ने आके टेक्नोलॉजी की एजुकेशन हासिल की है। लेकिन वो भी उन्होंने बेसिकली अपना, वो सिर्फ उनका अपना ही था, कब और दूसरी यूनिवर्सिटियों में नहीं था। तो अब कुछ साल से हुकूमत ने ये एक इनिशिएटिव लिया कि बाहर से लोगों को बुलाया जाए। तो यहाँ पे तो बड़े अच्छे हैं जो इन्वायरमेंट है, कि एक आपको फुल स्कॉलरशिप मिलती है, तकरीबन 1000 रियाल महीने का, आपको साल की टिकट मिलती है छुट्टियों में अपने घर वापस जाने की, और अकोमोडेशन वगैरह काफ़ी कुछ होता है। तो लेकिन ये है कि जो अभी इन्होंने रिसेंटली ऐलान किया है कि जो है अपना रिलीजियस एजुकेशन के अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसमें मसला ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में अभी जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनको इतना तजर्बा नहीं है कि किस तरह हम फॉरेन स्टूडेंट्स को लाएं। यमन और सीरिया में जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उनके कुछ स्टूडेंट थे मेरे, जो बहुत लायक थे, बहुत टॉपर किस्म के स्टूडेंट थे, और बड़े मेहनती थे। ज़ाहिर है वो मुश्किल जगहों से आए हुए थे। बल्कि एक हमारा स्टूडेंट था यमन का, वो छुट्टियों में अपने घर गया तो उसके ऊपर बम गिरा और वो फौत हो गया। जी।
तो उन लोगों को तो उन्होंने इमरजेंसी सिचुएशन में किया है, और दूसरे कि जो अरब मुल्क हैं को उनका कोई इतना इशू नहीं गालबन शायद इक्विवेलेंस वगैरह के चक्कर में। लेकिन ये है कि भाई अभी पाकिस्तान से उन्होंने यानी सब मुल्कों के लिए उन्होंने ऐलान तो किया, आपने बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी होंगी कि कैसे अप्लाई करना है, लेकिन अभी तक लोगों ने अप्लाई ही किया है। अभी तक ये नहीं पता लगा कि किसी कोई आदमी का, एटलीस्ट मेरे सामने कोई शख्स नहीं आया जो कि जिसको कि एडमिशन मिला हो और उसने पढ़ाई शुरू कर दी हो। ठीक है, तो अगर कोई है तो वो बेशक कमेंट के अंदर बता दें, क्योंकि कुछ अर्सा पहले मैंने पाकिस्तान एम्बेसी का भी एक देखा था इश्तिहार, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपको एडमिशन मिलता है तो हमें बताएं। सही। तो इसका मतलब है कि क्योंकि ये एक चीज़ जो है ना, ये कोई इतनी यानी नॉर्मल है कि आपने अप्लाई कर दिया तो 2-3 साल गुजर के तो आपको एडमिशन नहीं मिला। ये मतलब यहाँ सऊदी में यूनिवर्सिटियों में दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान में हूँ। इसलिए मैं लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने, मसलन एक लड़का था उसने वहाँ कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया हुआ था, उसने शरई उलूम के लिए यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था, तो 1 साल गुजर गया उसको, यानी 1 साल या 2 साल बाद उसको दाखिला मिला। तो मैं उन लोगों को यही कहता हूँ कि अगर आपको एडमिशन मिल जाए, आप अप्लाई करके तो अपना दूसरी काम शुरू कर दें, जो भी आपने करना है, ठीक है? और उनके इंतज़ार में बैठे ना रहें कि जी मैंने अप्लाई किया है, जी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि देर हो जाती है यहाँ पे। आप अपना काम शुरू करें, ज़्यादा नहीं होगा कि आपको आपने क्या अपना 4 ईयर प्रोग्राम में दाखिला लिया हुआ, 2 ईयर आपको हो गए हैं, अब आपको एडमिशन मिला है। आप एक यूनिवर्सिटीज़ में एक सिस्टम है जैसे कहते हैं डेफ़र करना। राइट। आप डेफ़र कर लें, उनसे बात कर लें, जी मैं अभी ज़रा बिज़ी हूँ तो मैं बाद में आ जाऊँगा, अगर हो सकता है तो आप इस तरह कर लें। एक बंदे को मैं जानता हूँ, उसने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से बीसीएस कर लिया था, साथ-साथ वो शरई उलूम पढ़ रहा था, अब वो जावा का डेवलपर है। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं जैसे हाफ़िज़ कुरान हूँ, मैं दीनी तालीम की तरफ जाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? क्योंकि उनके माइंड में यही आता है कि हम सऊदीया मूव कर जाएँ किसी न किसी तरीके से। जैसे आपने बताया, जैसे दरस निज़ामी है, वहाँ पे 8 साल का होता है, वो एक प्रॉपर उन्होंने प्रॉपर वे सिस्टम है, चलता है। गवर्नमेंट सपोर्टेड अप्रूव्ड। बिल्कुल। तो आप रिकमेंड करेंगे उन स्टूडेंट्स को कि यार वो उसी चीज़ पे फ़ोकस करें, बजाय कि वो सऊदी अरेबिया मूव करें? यानी आपका कहने का मतलब ये है कि वो एज़ अ स्टूडेंट सऊदी अरब मूव करना चाहते हैं। जी, अच्छा, और उन्होंने जो है दरस निज़ामी भी शुरू किया हुआ है। अच्छा दीनी तालीम के तौर पे। दीनी तालीम, सिर्फ़ दीनी एक तालीम पे। दीनी तालीम का मसला है कि असल में सऊदी अरब में सारी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं। सही। तो अब मसलन मैं मक्का में था, तो उम्मुल खुरा में उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि जी एक मुल्क से 2 बंदे लेने सिर्फ। ठीक है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड उसी साल जिस साल इन्होंने पाकिस्तान से 2 बंदे लिए, तो मदीना में जो यूनिवर्सिटी थी उन्होंने 57 पाकिस्तानियों को एडमिट किया, ठीक। क्योंकि मदीना की यूनिवर्सिटी जो है फ़ोकस थी, बनी इसलिए थी कि सारी दुनिया से लोग आके वहाँ पढ़ें। कौन-सी यूनिवर्सिटी है मदीना में? उसका नाम है जामिया अल इस्लामिया ठीक है। बिल मदीनतिल मुनव्वरा। तो उसको लोग मदीना यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, लेकिन उसका नाम जामिया इस्लामिया। मलेशिया में एक यूनिवर्सिटी बनी जिसका नाम है जामिया इस्लामिया अल अल मदीना, मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी, लेकिन वो है मलेशिया में। तो एनीवे बात ये थी कि जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के मुख्तलिफ थी पॉलिसीज़। फिर अब हुकूमत ने एक ये वेबसाइट बनाई है studyinsaudi.sa, ये काफ़ी अरसे से है मौजूद। उसके अंदर जो है बेसिकली ये है कि आप जाके अपना अकाउंट वगैरह बना लें, उसके बाद वो आपको एक इंटरफेस देते हैं जिसमें को 15-16 यूनिवर्सिटी हैं गालबन, तो आप उनमें से किसी में अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें भी बेसिकली है कि आपने इंतज़ार करना है कि कब वो एडमिशन ओपन होते हैं और फिर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में वो एडमिशन अवेलेबल है। ठीक है। मैंने मेडिकल के लिए पता किया था, तो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कोई बंदा था, उसने बताया कि मेडिकल के लिए हमारे पास अभी कोई नहीं है, यानी मेडिकल इज़ नॉट ओपन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो कुछ लोगों ने रब्ता किया एडमिशन के लिए, तो वो जब मैंने उनके बिहाफ़ पे वो अकाउंट बनाया और जाके मैंने नेविगेट किया वेबसाइट को, तो उसमें गालबन ये रियाज़ में किंग सऊद यूनिवर्सिटी में कुछ 2-3 कोई आर्ट्स टाइप के सब्जेक्ट थे, या कोई इकोनॉमिक्स या इस तरह था। उसमें कोई साइंस नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, और कुछ भी नहीं था मेडिकल वगैरह। सही। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं कुरान हिफ़्ज़ करता हूँ। मैं 8 साल की उम्र में कुरान हिफ़्ज़ कंप्लीट करता हूँ। मुझे ना आगे स्टडी करने में, यानी कि स्कूलिंग जाने में मुझे बड़ी हिचकिचाहट होती है, क्योंकि बच्चे बुलिंग करते हैं मुझे, ठीक है? और मैं अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता, यानी कि स्कूल नहीं जाना चाहता, प्राइवेट स्कूल वगैरह। मैं सिर्फ़ अब दीनी तालीम की तरफ जाना चाहता हूँ। उनके लिए क्या पाथ है?
लेकिन पाकिस्तान में तो बात यही है कि आप जो है दरस निज़ामी है पाकिस्तान में, विफाकुल मदारिस का इम्तिहान होता है, उसमें फिर उनके लेवल है, फिर जो उनका लास्ट है एक शहादतुल उलिया है, शहादतुल आलमिया है, कुछ इस तरह है। मैं चूँकि पाकिस्तान में पढ़ा नहीं है, बल्कि एक मदरसे में एक ही दफ़ा गया था, कोई प्रोग्राम था वहाँ पे मेरा, वरना मैंने कोई मदरसा भी नहीं देखा वो पाकिस्तान, ठीक है। इसलिए मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं इसके बारे में। लेकिन ये है कि मैंने सुना था कि ज़ियाउल हक के दौर में जो उनकी जो सबसे बड़ी डिग्री है ना, उसको एमए के बराबर में, इस्लामियत के बराबर गालबन इक्विवेलेंस दे दी गई थी, कुछ इस तरह की बात है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, सो डोंट कोट मी ऑन दैट। ठीक है। अच्छा, अब आपके आईटी करियर की तरफ जाते हैं। आपका स्टडी करियर हो गया सारा, आपने तकरीबन टीचिंग भी किया 18 साल, तो उसके बाद आपने सोचा कि मैं डेवऑप्स की तरफ मूव कर जाता हूँ, वाई? असल में बात ये थी कि एक रूल था सऊदी अरब में, रूल है सऊदी अरब में कि जो गवर्नमेंट सर्विस है उसमें नॉन सऊदी जो है वो 10 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता। ठीक है। तो वो जब 10 साल हो जाते हैं तो फिर उनको रीज़न देना पड़ता है हमने इसे क्यों रखा हुआ है बंदे को। ठीक है। तो वो करते रहे, वो तकरीबन 14 साल हो गए। बल्कि जब 10 साल हुए मैंने डीन को जाकर कहा, मैंने कहा भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मुझे मेरी जॉब को कंटिन्यू करने में, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि आपने मुझे टर्मिनेट कर दें, क्योंकि रूल है, वो रूल दोबारा रूल है। उनका नहीं कि हमें कोई मसला नहीं है, आपको किसी ने कहा है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं किसी ने कहा। उनका बस ठीक है, आप फिक्र ना करें। खैर जब 14 साल हो गए तो उन्होंने वो कर दिया। तो उस वक्त मेरी पीएचडी का काम चल रहा था और मेरा एक लोकल सुपरवाइज़र था। तो मैंने उनसे कहा भाई मेरा तो लोकल सुपरवाइज़र है यहाँ पे, मैं तो उसका काम कर रहा हूँ। तो वो खैर उन्होंने फिर उसको अनडू कर दिया। ठीक है। फिर और कोई 3 साल गुजरे तो फिर उनको याद आ गया कि भाई इसका तो काफ़ी ओवर टाइम हो गया। फिर उन्होंने एक दफ़ा टर्मिनेट किया। फिर जो डीन था उसने बड़ा फ़ाइट किया जाके कि हमें बंदे की ज़रूरत है, ये है वो। उनका अच्छा भाई ये आखिरी बार, अगली दफ़ा नहीं करेंगे। नेक्स्ट ईयर उन्होंने फिर टर्मिनेट कर दिया। उसने डीन ने फिर कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा भाई हमने तुम्हें कहा था पिछले साल कि अब दोबारा नहीं होगा। तो खैर वो फिर बात ख़त्म हो गई। तो ये तकरीबन 2019 की बात है। तो मेरी वाइफ़ भी पढ़ा रही थी, उसको भी 13 साल हो गए थे। उसको भी उन्होंने कहा कि बस अब हम मज़ीद आपका एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो ऊपर से अप्रूवल नहीं आ रही। राइट। तो वो फिर अपना क्या कहते हैं, अब ज़ाहिर है फिर मैंने सोचा कि अब उसके बाद फिर थोड़ा-सा यहाँ उस वक़्त मेरी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो लेक्चरर की जॉब्स तो तकरीबन ख़त्म हो गई थी, क्योंकि सऊदी अरब से बहुत सारे लोगों ने एमएस कर लिया था। क्योंकि किंग अब्दुल्ला के ज़माने में जब ये 9/11 की वजह से सऊदियों ने जाना छोड़ दिया था, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो करते थे तफ्तीश। तो वो फिर उनकी यूनिवर्सिटियों ने उनकी हुकूमत को कहा कि भाई आपने हमारे स्टूडेंट जो है वो बंद कर दिए। तो इन्होंने तो कुछ नहीं ना किया, जिन्होंने किया था वो भुगते, ये क्यों भुगत रहे हैं। तो फिर इन्होंने दोबारा से उसको किया रिवाइव, और फिर किंग अब्दुल्ला ने फिर काफ़ी सारे, पहले तो मेरिट पे जाते थे, फिर इसमें ज़रा आसान हो गया काम ना जाना। पहले मुश्किल होता था जाना, वो सिर्फ टॉप के स्टूडेंट्स को भेजते थे खुद। इस स्कॉलरशिप पे फिर हर कोई अप्लाई करता था, फिर वो काफ़ी सारे लोग गए, फिर काफ़ी सारे इनके पास आ गए मास्टर्स, अब पीएचडी। तो फिर नई जॉब्स अब तो बहुत ही रेयर हो गया। अब तो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ खुली हैं, उनमें कुछ लोगों को हायर कर रहे हैं, लेकिन सैलरी भी साथ फिर जो है ना कोई इतनी अच्छी नहीं है पहले जैसी। तो इसलिए यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं टीचिंग के डोमेन में, वो तो काफ़ी कम होती जा रही हैं। ठीक है। अच्छा, आफ्टर यूनिवर्सिटी आपने फिर रिमोट जॉब स्टार्ट कर दी कि वो भी कंटिन्यू थी यूनिवर्सिटी के साथ? ये जॉब जो थी ये एक कंपनी में थी। मैंने चूँकि एडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेशन की थी, ठीक। तो वो लोग एडब्ल्यूएस पे काम कर रहे थे, तो उनको ज़रूरत थी इसके लिए एक बंदे की, तो उन्होंने मुझे एंगेज कर लिया। और फिर मैं चूँकि मक्का में ही था और उन दिनों कोरोना वगैरह भी था, तो फ़्लाइटें भी बंद थी, बंदा कहीं आ जा भी नहीं सकता था। ठीक है। तो उससे पहले हमने मैं चूँकि चैरिटी में काम कर रहा था, तो उनके थ्रू हमने एक प्रोजेक्ट किया था मक्का में फूड डिस्ट्रीब्यूशन का। क्योंकि कोरोना के दिनों में बड़ा मसला था। हुकूमत जो थी वो मक्का में 6 महल्ले थे जो कि टोटली सीन थे। वहाँ पे घर से बाहर निकल के कूड़ा भी नहीं फेंकने देते थे बंदे को। ठीक है। वो बड़े गुंजानाबाद महल्ले थे। तो वहाँ पे खाना पहुँचाना जो था, और फिर उसकी कन्फर्मेशन कि भाई वो पहुँच गया ये वो, उसके लिए उनको एक सिस्टम चाहिए था, वो हमने बनाया। मेरे साथ एक डेवलपर था, तो हमने वो सिस्टम डेवलप किया जिसमें वो जो फूड पैकेट थे वो देने जाते थे। वो पहले जो मोहल्ले की जो कमेटियाँ थी वो लिस्टें भेजती थी वो उनको, चैरिटीज़ को। चैरिटीज़ जो थी वो आगे जो थे वो लोगों से जो अमीर लोग जो कुछ उसके लिए या तो उनको पैसे देते थे या सामान खरीद के देते थे।
वो फिर जो है जो लिस्ट आती थी कि भाई इस बंदे को आज सामान मिलना है, ठीक है, यानी हर 3 हफ्ते बाद हुकूमत उनको देती थी। ठीक है। तो वो उस सारे को मैनेज करना, उसके लिए हमने फिर एक सिस्टम बनाया। तो उस सिस्टम का ये फ़ायदा हुआ कि जो है अपना मसलन वो जो लिस्टें आती थी अपडेट होती थी, फिर वो जो जाते थे अपना रिप्रेजेंटेटिव वो उनको देते थे, फिर एसएमएस पे उनको वो ओटीपी नोटिफिकेशन आया, ठीक। ओटीपी कोड आता था, वो कोड लेते थे तो वहाँ से कंफर्मेशन होती थी, क्योंकि उन उन दिनों वो इस सामान में बड़ा घपला उपला शुरू हो गया था। सो लोग अपने घर चीज़ें ले जाते थे, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर थे कई वो भी अपने घर चीज़ें ले जाते थे, तो फिर उनको इस सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। इस सिस्टम को फिर हमने बाद में मज़ीद डेवलप किया। उसके ऊपर हमने एक ऐप बनाई, क्योंकि मक्का में कोई 50 के करीब चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस थी मुख्तलिफ़ किस्म की, तो वो मुख्तलिफ़ सर्विसेज देते थे। तो मक्का में तो अक्सर लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसी कोई चैरिटी है, जो मतलब एक चैरिटी दवाई देती है, एक चैरिटी है वो उसका क्या कहते हैं जो गुर्दों की सफाई के लिए अच्छा। फ्री मतलब फ्री इलाज कराते हैं, फिर कोई चैरिटी किसी और काम के लिए है। तो लोग अक्सर लोगों को तो पता भी नहीं था कि कितनी चैरिटीज़ हैं। तो एक चैरिटी है वो आपका बिजली का बिल दे देती है। अच्छा। तो हमने फिर एक ऐप बनाई जिसमें सारी मक्का की जो चैरिटीज़ थी उनको लिस्ट किया और उनकी सर्विसेज को लिस्ट किया। और उसमें एक और भी चीज़ थी कि मसलन जो कुछ चैरिटीज़ आपको खाने पीने का सामान देते हैं, राशन, तो वो लोग फिर एक जगह जाते थे, उधर से राशन ले लेते थे, अगले दिन दूसरी जगह से राशन ले लेते थे, तो उससे अगले दिन तीसरी जगह से राशन ले लेते थे। तो वो लोग इस चीज़ को करना चाहते थे, लेकिन ज़ाहिर है कोई एक चैरिटी तो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो हमें फिर मिनिस्ट्री वालों ने कहा कि भाई आप एक इस तरह का सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर बनाएं। उसमें ये था कि मोबाइल ऐप थी, आप ऐप खोलें, आपको पता रहा आप क्या नाम था आपका? उसका नाम है जसूर। ठीक है। तो उसमें आप देखें, उसमें जो लास्ट टाइम मैं देखा तो 48 के करीब थी चैरिटीज़ और डिफरेंट सर्विसेज थी। आप पहले उसमें जाके देखें सर्विस आपको कौन सी चाहिए। सही। आपको ब्लड चाहिए, आपको राशन चाहिए, आपको किराया देना है, बिजली का बिल देना है, आपको क्या करना है, मतलब बहुत किस्म की सर्विस था। तो आप वो दवाई की भी एक थी, दवाइयाँ लेके देती, एक वो मेडिकल इक्विपमेंट लेके देती है आपको, वो अगर वो चाहिए कान की वो लिसनिंग डिवाइस चाहिए, हेयरिंग एड चाहिए, वो लेके देगी आपको। आप वो ऐनक लगवानी है, आपको ब्लड प्रेशर के लिए इतना ऑपरेटर्स लेना है, वो लेके देंगी आपको। तो वो ये जो मैंडेटरी है कि वो बंदा मक्का में रहता हो या जो लोग उम्रे पे आते हैं वो भी ले सकते हैं? ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसके बारे में, लेकिन उम्रे वालों के लिए भी चैरिटीज़ हैं, उम्रे और हज वालों के लिए भी हैं, यानी इतनी सर्विसेज थी। लेकिन वो बात हुई थी जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये तो वो हमने जब ऐप बनाई तो वो बहुत खुश हुए, ख़ास तौर पे गवर्नर के ऑफिस में जब उनको दिखाया तो वो तो बहुत खुश हुए कि भाई ये तो बड़ा अच्छा है कि इसमें पता लग रहा है कि जो है, खैर उसको कोई इतना ज़्यादा पुश नहीं किया गया, या उसको, क्योंकि हमारी चैरिटी में सारे तो प्रोफेसर वगैरह थे यूनिवर्सिटी के, वो उनका मेन काम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना था और चैरिटी को कुछ टाइम देते थे। लेकिन ये है कि वो अगर कोई प्रॉपर बंदा रखते बिज़नेस डेवलपमेंट वगैरह के लिए तो फिर उसको तनख्वाह देनी पड़ती थी। तो वो चैरिटी हमारी ऐसी थी कि वो उसने कभी वो भी नहीं, उसको किसी ने वो क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन भी नहीं की थी, क्योंकि लोग तो उसको देते हैं ना जो मतलब खाना खिला रहा है, पानी पिला रहा है या कुएँ खोद रहा है। तो हमारी चैरिटी जो थी वो तो टेक्निकल थी टोटली, हम तो अपने अपने पैसे लगा के या? टेक्निकल सपोर्ट देते थे। तो इसलिए हमें जो है वो थोड़ा-सा फाइनेंशियल मसला रहता था। सही। तो आप ये अभी बता रहे थे जो पाकिस्तानी उम्रे पे आते हैं उनके लिए भी चैरिटीज़ हैं, तो वो ये हर तरह की हैं वहाँ पे मक्का में चैरिटीज़, मसलन एक है हदीयत अल हाज वल मुअतमर, ये बड़ी मशहूर वो है इदारा। तो वो लोग जो हैं वो उनके पास वो काफ़ी इनोवेटिव हैं, वो बड़े नए-नए सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। मसलन उन्होंने गुम होने वाले बच्चों के लिए एक वो बनाया था, जो होता है रिस्ट बैंड, कि उसके ऊपर वो माँ-बाप का फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, बच्चा अगर गुम हो जाएगा, किसी को भी मिलेगा वो उधर फ़ोन नंबर पढ़ के तो उसको कॉल कर देगा। राइट। इसी तरह उन्होंने एक और किया कि वो जो है अपना ये उम्रे में आप वो चेहरे के ऊपर नकाब या कपड़ा नहीं रख सकते। तो अब कुछ लोग होते हैं उनको होता है कि ये रश वगैरह में वो कि जी ये साँस लेने का मसला है। उन्होंने एक छोटा सा स्टिकर बनाया, वो आप नाक के ऊपर वो स्टिकर लगा दें, आपकी नाक बंद हो जाती है, बगैर कोई कपड़ा वगैरह रखे। तो वो काफ़ी इनोवेटिव हैं वो काफ़ी कुछ करते हैं, खाने भी तक़सीम करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। बहुत काम होता है वहाँ पे, लेकिन वो बात वही है कि जो है ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अच्छा, ये फिर हज के अंदर आप फैसिलिटेट करते रहते थे, तो किस तरह की आपने वैल्यू ऐड की है? मैं हब में आम तौर पे काम करता था मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के साथ। तो वो लोग जो हैं हाजियों को की गाइडेंस के लिए उनको चाहिए होते थे लोग। तो वो जो मकतब तावनी है दावा और इरशाद के, तो मैं उनके थ्रू काम करता था, उनके साथ मैं काम करता था, तो उनके थ्रू मैं जाता था। कुछ साल रिसेंटली जो है
ये राजही वालों के जो हैं नौ मुस्लिमों के या जो लोग पहली दफ़ा हज कर रहे हैं उनका प्रोग्राम होता है। उसमें भी मैं कुछ साल गया था। वहाँ पे ऐसे लोग भी मिले जो नए मुसलमान हुए थे। वहाँ पे हिंदू, हमारा तो जो उर्दू से था तो हमारे वो हिंदू मुसलमान थे, वो दूसरे जो फ़िलिपीनी थे उनके पास फ़िलिपीनी लोग होते थे, और इसके अलावा जो है कुछ दूसरी ज़बानों के भी थे। तो इस डोमेन में तो बहुत काम होता है यहाँ पे, लेकिन आमतौर पे हम लोगों को ये इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अच्छा, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे मेरी मदर पाकिस्तान में रहती है और मैं यहाँ से हज के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। मैंने करना अपनी मदर के साथ है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं उनके साथ ही करूँगा। तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ? या तो मैं खुद पाकिस्तान जाऊँ, पाकिस्तान से हम दोनों अप्लाई करें, या मैं उनको यहाँ पे बुलाऊँ अपने ही कामा पे, फिर मैं अप्लाई करूँ? यहाँ पे अगर आप बुलाएँगे तो फिर उनको आपके अकामे पे होना चाहिए, उनके पास अकामा होना चाहिए, तभी वो एक लोकल हाजी के तौर पे हज कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन जो है वो ये है कि आप अच्छा, फिर मदर को अगर आप इकामे पे रखने रहते हैं तो वो कोई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा। तो दूसरा जो है वो उसमें आपको प्रूव करना पड़ता है ना कि मेरी वालिदा जो है उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है पाकिस्तान, मेरा कोई बहन भाई नहीं है वगैरह वगैरह। अगर है तो वो हम बस अमेरिका में रहते हैं, मेरे बहन भाई, और वालिदा मेरी के लिए रहती, तो इसलिए मैं उनको अपने साथ रखना चाहता हूँ। उस बेस पे फिर उनको कामे पे वो उसका भी है प्रोसेस, लोगों ने किया भी है, सही। लेकिन वो लेंथी प्रोसेस, मतलब इस तरह नहीं है जैसे वाइफ या बच्चों को होता है, वो बड़ा सिंपल होता है। ठीक है। तो दूसरा तरीका ये भी मैंने सुना है कि ये तरीका है, अब मैं अब कोई ऑफिशियल तो नहीं हूँ जो कोई इसकी बात 100% सही हो, लेकिन ये बात मैंने सुनी है कि आप पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, आपका कामा होगा यहाँ का, और डिस्पाइट दैट आप पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, और फिर गालिबन आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर आप हज वीज़े के ऊपर आएंगे जिस तरह बाकी लोग आते हैं। सही। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आपके आईटी करियर पे। अभी आप क्या काम कर रहे हैं रियाद के अंदर? अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताएं, आप मक्का से रियाद क्यों आ गए? आपने मक्का काफ़ी वक्त गुजारा। रियाज इसलिए है कि मक्का में जो है वो मैं चैरिटी में काम कर रहा था, जैसे मेरे को होता है, तो चैरिटी जो थी वो फाइनेंशियली कोई इतनी वेल ऑफ नहीं थी। शुरू में उन्होंने मुझे कुछ अर्सा सैलरी दी, उसके बाद वो उनके पास सैलरी के पैसे भी नहीं बचे, तो फिर इस दौरान मुझे यहाँ पे जॉब मिल गई अपना रियाज में। मैं बेसिकली आया था, लीप का इवेंट था 2023 में, सही। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपनी जो टेक्नोलॉजी और अरबी दोनों की जो जो मेरा जो नीश है उम, उसको उसको मैं इस्तेमाल करूं। ठीक। तो मैं फिर आया, मैं काफ़ी पाकिस्तानी कंपनियों से मिला, कुछ लोगों से भी मिला। उसका नतीजा ये निकला कि कुछ अरसे बाद एक कंपनी आई, उसके पास और एक प्रोजेक्ट था, एक सऊदी कंपनी का प्रोजेक्ट था, तो पाकिस्तानी कंपनी की मैंने उनसे बात की, तो सऊदी कंपनी लीव कंसल्टिंग करती थी, उनके पास डेवलपमेंट की टीम नहीं थी, या जो थी वो किसी और काम में बिजी थी। तो पाकिस्तानी कंपनी ने कहा जी हम आपको डेवलपमेंट का टीम दे देते हैं। तो उनको एक मेन बंदा चाहिए था कोऑर्डिनेशन के लिए, जो कि अरबी जानता हो और टेक्निकल भी हो। तो उसमें जब उन्होंने पता वता किया तो उनको 4 बंदों ने कहा जी, रिकमेंड किया कि जी यही बंदा है। ठीक है। तो उससे मुझे ये है कि मिल गई अपॉर्चुनिटी जॉब की, तो मैं फिर इधर आया। तो फिर वो प्रोजेक्ट चला कोई 1.5 साल के करीब, सही। और उसमें उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। एक्चुअली मुझे लगता है कि यहाँ पे ना लैंग्वेज बैरियर तो है, जी हाँ, बहुत बड़ा बैरियर है। बहुत बड़ा है। मैं आपको मिसाल देता हूँ ना, हम पाकिस्तान के लोग आते हैं, वो इंग्लिश में बातचीत करते हैं, यहाँ पे भी सऊदियों को इंग्लिश आती है, लेकिन जब मीटिंग शुरू होती है वो 5-10 मिनट बाद वो जितने अरब बैठे होते हैं ना, वो सब अरबी में बात करें, सही। और वो फ़लस्तीनी, वो सारे अरबी में बातचीत शुरू करते हैं, और वो पाकिस्तानी जहाँ वो मुँह देखे रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कम से कम मैं समझता हूँ इतना एक फ़र्स्ट लेवल पे हमें समझ आनी चाहिए कि अगला बंदा बात क्या कर रहा है। राइट। तो उसमें फिर ये भी एक चैलेंज है कि लोगों के मुख्तलिफ वो यहाँ पे हैं डायलेक्ट्स हैं। तो उस चीज़ से मेरा इरादा कि इनका जो अभी एक वो ह्यूमेन वालों ने जो बनाया है एलएलएम, जी, जी। वो समझता है इंसानों को ना। लेकिन वो ओपन सोर्स नहीं है अभी। हाँ, लेकिन हमें उसकी सोर्स से गर्ज़ नहीं है, हमने तो उससे लेसन जनरेट कराने और लेकिन वे एक्चुअली उनको कॉन्टैक्ट करना, अगर आपकी कंपनी है, फिर वो आपको मतलब कि एक कोर्स देंगे, उसके अगेंस्ट आप उनको यूटिलाइज। हाँ, वो इतना मसला नहीं जब हमारी कंपनी रजिस्टर होगी। वैसे भी आपको पता है कि जो सीटीओ हैं इनके, वो तो पाकिस्तान के हैं। हाँ। नहीं, नहीं। जी। हाँ, तो वो उनके साथ मुझे मतलब मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो उनको अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो लेकिन अभी मैं उस स्टेज पे पहुँचा नहीं कि मैं उनका वो यूज़ करूँ, तो इसलिए जो है अपना, लेकिन एक ये मेरे ज़हन में है क्योंकि उससे इसकी अफ़ादियत बढ़ जाएगी ना, क्योंकि अब को बंदा अगर मोरक्को में रहता है तो उनकी तो अरबी इतनी डिफरेंट है कि वो मतलब एक देखिए, एक सऊदी
शेख ने मुझे बताया कि मैं वहाँ तबलीग के लिए गया तो मैंने वहाँ ट्रांसलेटर रखा था, अपनी अरबी से उनकी अरबी में ट्रांसलेट करके। तो ये अब अगर हमारा एक ज़रा सक्सेसफुल हो जाता सऊदी अरब में, मैंने तो खैर सारी उम्र मक्का में गुजारी, तो मुझे तो हिजाज़ की अरबी बोलता हूँ। जब मैं यहाँ रियाज़ में बोलता हूँ लोगों से तो लोग कहते हैं कि तुम हिजाज़ से आए हो। वो तो पहचान लेते हैं, मुझे तो अभी इतनी पहचान नहीं हुई। लेकिन बहरहाल जब हम इस काम में पड़ेंगे तो फिर हम इन चीज़ों को भी कंसिडर। नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है कि इसका सोल्यूशन तो आप अगर निकाल पाए तो बेस्ट है, और वो हाँ, मेरा ख्याल है बहुत चलेगा भी, क्योंकि हमें पता है ना, हम खुद फेस कर रहे हैं ये चीज़ें। जी, जी। हाँ, नहीं मैं चाह रहा हूँ इसको कि सीरियसली इसको कंसीडर किया जाए और इसको देखा जाए। हो सकता है इसमें हमें कुछ लिंग्विस्ट से भी राब्ता करना पड़े और उनकी जो रिसर्च है इस एरिया में, तो ज़ाहिर है मैंने खुद पीएचडी की हुई है तो मुझे पता है कि किस तरह रिसर्च होती है और क्या कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो वो हम चाहेंगे कि हम भी कोई इनोवेटिव किस्म का ऐसा काम करें जो कि इफ़ेक्टिव हो, कम वक़्त में जो है। मतलब मैं अगर अपने आप को देखूँ तो मैंने तो 50 साल में इतनी अरबी सीखी है और मैंने पता नहीं कहाँ-कहाँ से अरबी पढ़ी थी। तो अब मैं लोगों को तो इतना कुछ नहीं ट्रांसफ़र कर सकता ना, लेकिन एक ऐसी चीज़ हो जो कि इनफ हो और इफ़ेक्टिव हो। राइट। व्हाट डू यू थिंक कि टेक में आपको कितना फ्यूचर नज़र आ रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर? बात ये कि फ्यूचर तो सारा टेक में है, चाहे आप सऊदी अरब की बात करें, चाहे आप दुनिया की बात करें। लेकिन दुनिया तो बहुत आगे थी ना, लेकिन मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी में अब ये कुछ सऊदी अरब में जो एफ़र्ट हो रही है इस वक़्त, वो समझते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें जो है देखिए सारी हर चीज़ जो है ना वो पैसे की वज़ह से ही मूव करती है। तो अब टेक्नोलॉजी में पैसा है और सऊदी अरब जानता है कि तेल के ऊपर इन्हिसार जो है वो ज़्यादा देर नहीं हो सकता, क्योंकि तेल मौजूद भी हो लेकिन अगर उसकी कीमत मंडी में कम होगी तो आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे कि आप अपने खर्चे पूरे कर सकें। और तेल की जो कीमत है वो अकेले सऊदी अरब के हाथ में तो नहीं है, वो बि- में तो ओपेक है और कई फैक्टर हैं, ऐसे भी प्लेयर हैं जो ओपेक से बाहर हैं। भी तो उस सारे से मिलजुल के होता है। तो जब तक तो वो एक ख़ास हद से ज़्यादा होती है तो वो उनके लिए प्रॉफिटेबल होती है, लेकिन एक ख़ास हद से जब गिर जाएगी तो उसमें उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इसलिए वो अल्टरनेट जो है ना अपना इसके अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। तो जो ये अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं उनके ऊपर आजकल ये कर रहे हैं और अक्सर रिपोर्ट आती है जी कि नॉन ऑयल बेस्ड जो है ना चीज़ें उनमें से इतना फ़ायदा हुआ है। वो जो नॉन ऑयल बेस्ड होती हैं उनमें भी बाज़ औक़ात इनडायरेक्टली ऑयल इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी वगैरह में तो ऑयल का काम नहीं है। बिल्कुल। अलबत्ता ये है कि अब एआई के ऊपर जो आज ज़ोर आ रहा है आजकल, उसमें उसमें जो पावर जनरेशन है वो एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से अमेरिकी कंपनियां भी इधर आ रही हैं। और वो पावर जनरेशन अगेन वो ऑयल की वजह से ही है, सही। क्योंकि यहाँ पे तो पेट्रोल ही इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि वो फिर पेट्रोल है उनके पास काफ़ी, जितना जितना कि शायद लोगों को चाहिए हो। तो आपको क्या लगता है कि किस किस टेक्नोलॉजी में अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा है? देखिए इस वक्त एक तो साइबर सिक्योरिटी का एरिया है जिसमें बहुत डिमांड है, क्योंकि अब हर आदमी की जेब में मोबाइल फ़ोन है, ठीक है ना, हर एक के पास डिवाइस है और उसमें सिक्योरिटी का इशू है। तो एक तो साइबर सिक्योरिटी में बहुत है और दूसरा जो है आपके एआई जो है, आप जैसे देख रहे हैं कि एआई तो हर चीज़ में घुस रही है, ठीक है ना, उसने तो कोई चीज़ नहीं छोड़ी। जॉब के हवाले से जो है, चूँकि हुकूमत ने जो डेटा प्राइवेसी के ऊपर काफ़ी एम्फेसिस है उनका, तो जब हुकूमत किसी चीज़ के बारे में सीरियस होती है तो फिर उसकी इंडस्ट्री खुद ही शुरू मूव करना शुरू हो जाती है। तो अब आजकल पर्सनल डेटा प्राइवेसी के हवाले से काफ़ी चाह रहा है, तो इसलिए डेटा मैनेजमेंट का जो है और ओवरऑल भी, खाली प्राइवेसी की नहीं, ओवरऑल भी डेटा मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी एम्फेसिस है गवर्नमेंट का। सारी जो फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है और ये चीज़ें सारी उसके अंदर ही आती हैं, एआई भी, साइबर सिक्योरिटी भी और डेटा मैनेजमेंट। तो आपको लगता नहीं है यहाँ पे सोशलाइज़ेशन एक बड़ा फैक्टर है हमारे एक्सपेट्स के लिए, जो पाकिस्तानी यहाँ पे आना चाहते हैं? देखें सऊदीज़ेशन तो बाहर होनी है उन्हें, सऊदी अरब की आबादी बहुत ज़्यादा है और नौजवानों की आबादी काफ़ी यूज़ में ज़्यादा है, तो उन नौजवानों को किसी काम पे तो उन्होंने लगाना है, भई ठीक है। और आईटी में ये होता है कि आपको को फिज़िकल एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती ज़्यादा, वही। ठीक है ना। और आईटी में एक्सपेंड करने की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहा करता था कि तुम कंप्यूटर पढ़ते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो कुछ करना चाहेगा, वो बोर्ड लाएगा, वो सर्किट बनाएगा, सड़ जाएगा, बिल पैसे जाए, वक़्त भी जाए, पैसे भी जाए। सिविल इंजीनियर है, वो बिल्डिंग बनाएगा, वो कोई चीज़ टेढ़ी-मेढ़ी बना देगा, उसको तोड़ के बनानी पड़ेगी। अच्छा, मैं अगर अपॉर्च्युनिटी अवेल करना चाहता हूँ, कैसे मैं सऊदी अरेबिया में अपॉर्च्युनिटी अवेल कर सकता हूँ? आजकल आपको पता है कि काफ़ी सारे रास्ते हैं। आप जो है अगर आप किसी सऊदी के साथ पार्टनर बन के
भी बिज़नेस कर सकते हैं और आप खुद से भी अपना बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप कोई इनोवेटिव काम कर रहे हैं, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, तो आप किसी जो इनके गवर्नमेंट के रिकग्नाइज्ड इंक्यूबेटर हैं तकरीबन 80 के करीब हैं, या जो हैं क्या कहते हैं जो वीसीज़ हैं, उनसे आप रब्ता करें, उनसे आप लेटर लें, तो वो इंक्यूबेटर से आप लेटर लेने, आपको वीसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। इंक्यूबेटर से ही आप अगर लेटर ले लें सपोर्ट का, तो आपकी जो कॉस्ट है बिज़नेस को रजिस्टर करने की, वो काफ़ी कम हो जाती है। अच्छा, ठीक है। और फिर बहुत से वेंचर कैपिटलिस्ट हैं यहाँ पे जो कि फंडिंग भी के दे रहे हैं प्रोजेक्ट्स को। बल्कि जो फॉरेनर्स हैं वो, उनको अगर 4 लाख से ज़्यादा फंडिंग मिलती है, तो वो जो है उनको प्रीमियम रेजिडेंसी भी ऑफ़र कर रहे हैं। अच्छा, क्या मैं जॉब पे होते हुए कर सकता हूँ, ये अप्लाई वगैरह कर सकता हूँ? देखिए, ये रूल्स जो होते हैं ना, ये हर रोज़ बदलते रहते हैं। ठीक। मैं आपको कोई ऐसी बात ही बता सकता हूँ जो मैंने किसी से सुनी हो, कोई इस बात की गारंटी नहीं कि ये बात सही हो, या हो सकता है ये पहले कभी सही होती है, अब ना हो। जो बात मैंने सुनी है उसमें ये है कि आप अगर कहीं जॉब करें तो आपको अपनी कंपनी से परमिशन लेनी पड़ती है सीआर के लिए। लेकिन बात ये कि वो कंपनी क्यों दे परमिशन आपको सीआर की? बिल्कुल। आप तो यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो कहेंगे अच्छा इसने दूसरा काम शुरू किया हुई साथ। तो ये तो बस है ना, उसका ना करने वाली बात है। सीआर मतलब कि आप अपनी कंपनी स्टार्ट करें। हाँ, सीआर का मतलब आप अपनी कंपनी स्टार्ट करें। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम यहाँ पे गुज़ारा। आपने सोचा है कि आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे या आप पीआर होल्डर हैं? नहीं, मैंने जो है ये जो हमारा था ये जो अरबिक लैंग्वेज का प्रोजेक्ट था, उसमें हमारा ख्याल था कि हम उसमें कुछ फंडिंग वगैरह लेंगे, सो सीआर लेंगे पहले, फिर कोई फंडिंग वगैरह मिलेगी तो उससे हम पीआर के लिए अप्लाई करें। लेकिन वो तो थोड़ा ज़रा स्लो हो गया। अभी हम एक और प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा चांस है, क्योंकि वो हार्डवेयर से रिलेटेड है, तो उसमें फंडिंग भी ज़्यादा मिल सकती है। ठीक है। और उसमें हम सऊदी अरब के अंदर हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं, तो वो उसमें गवर्नमेंट काफ़ी इंटरेस्टेड है। ठीक है। तो हार्डवेयर टाइप लाइक सेमीकंडक्टर्स? नहीं, वो डिवाइस है, बस उसमें ये होता है कि उसके जो चिप वगैरह होती हैं, चीज़ें तो इंपोर्ट होती हैं, लेकिन फिर उसको बर्न किया जाता है, असेंबल किया जाता है, तो कुछ स्टेप्स होते हैं उनके। ठीक है। तो वो जो है यहाँ पे सऊदी अरब में होंगे, वो इतनी ऐसी चीज़ें हैं जो वो जहाँ पे हों तो वो फिर उस मुल्क में आप लिख सकते हैं कि मेड इन दिस कंट्री, क्योंकि आपको पता है पीछे से तो सारा कुछ चाइना से आता है, बिल्कुल। ठीक है ना? तो अब वो मेड इन इटली भी जो होता है वो भी चाइना से ही आया होता है। ठीक है। बाकी ये है कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स का इंतज़ार रहेगा, जो आप सोच रहे हैं कि जी, आप नॉलेज देना चाहते हो अरेबिक से रिलेटेड। देखिए, तो मेरा ख्याल है जब तक ये पॉडकास्ट अपलोड होगा तब तक आप वीडियोज़ अपलोड करना शुरू कर देंगे, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपके पास आने की ये भी वजह थी कि मैं देखना चाहता था कि आप एडिटिंग वगैरह कैसे करती हैं कुछ। तो आजकल मैं ज़रा उसके ऊपर देख रहा हूँ, तब मैं चाहता हूँ कि पहले दिन से जो वीडियो बने वो अच्छी बने। ये ना हो कि लोग कहें अच्छा, तो पुरानी वीडियो है वो, ये देखो ना इसकी रेजोल्यूशन कितनी ख़राब है। उस वक्त इसके पास अपना आईफोन नहीं आता था। सही। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई थिंक जो आपने शेयर किया वो इन्फॉर्मेटिव होगा ऑडियंस के लिए, बाकी कमेंट्स में तो पता चल जाएगा। आई होप सो। और सो अगर कमेंट्स में कोई और भी चीज़ आती है इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो हम फ्यूचर में और उसके दूसरे ऊपर डिस्कशन कर। टॉपिक बेस्ड पॉडकास्ट कर सकते ठीक, हैं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया बहुत बहुत भी आपका भी। और मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, क्योंकि आजकल तो लोग ये वाली पॉडकास्टें बनाते हैं कि आज मैंने आलू पकाए, फिर मैंने पकोड़े धोए, फिर मैं, तो वो मैंने देखा लोगों को देखते हैं। बल्कि मुझे एक खातून के बारे में पता लगा कि उसको महीने के 30,000 रुपये मिलते हैं यूट्यूब पे ये काम करने के। तो इससे तो बेसिकली वक्त ही ज़ाया होता है, और यकीनन बहुत सारे लोग अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तभी तो उसको इतने पैसे मिल रहे हैं। जी। तो उसके मुकाबले मैं समझता हूँ कि आपका तो बड़ा अच्छा काम है कि आप कोई काम की बात कर रहे हैं जिससे कोई लोग कुछ सीख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर लोग फीडबैक देते हैं तो आप उस फीडबैक के बेस पे छोटे प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई 45 मिनट का ही आपने करना है, या नहीं, एक्चुअली मेरा पॉडकास्ट का स्टाइल क्या होता है, मैंने आपसे सीखना है, जो मैंने सीखना है वो रिकॉर्ड हो जाए, वो रिकॉर्ड होके अपलोड हो जाए बस। मुझे जो आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मुझे मिल गई है। अब समहाउ मैं किसी से मिलता हूँ जो कि एजुकेशनल सेक्टर पे सोच रहा है आने का, तो मुझे आइडिया हो गया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, या उसको क्या करना चाहिए, या किसी और को अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मैं इन फ्यूचर किसी और से मिलता हूँ। अब ये कमेंट्स में जैसे आपने कहा है कि पता चल जाएगा, हाँ भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अगर कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो अगर मैं किसी को अप्रोच करूँ और उसके साथ कोई वीडियो रिकॉर्ड करूँ, हाँ भाई कितना लंबा प्रोसेस था यहाँ पे स्टडी करने का, या किस तरह से आप आए हो, तो वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ये सिनेरियो। ठीक है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया बहुत बहुत जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर।